अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों 1973 की आइन का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसमें हमने 41 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी दूसरा पार्ट अपलोड करने की कोशिश करते हैं और दूसरा पार्ट जो है इसकी शुरुआत क्वेश्चन नंबर 42 से होती है। 42 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेकंड अमेंडमेंट वाज मेड। पाकिस्तान के आइन में दूसरा जो तरमीम हुआ था ये 17 सितंबर 1974 को। आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह दोस्तों आपको बताते जाएं कि पाकिस्तान की आइन में जो पहला तरमीम था वो भी 1974 को, यानी एक साल बाद 1973 में, ये 14 अगस्त 1973 को ये आइन नाफिज हुआ। जबकि अगले ही साल 4 मई 1974 को इसमें पहला अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 43 को अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज फर्स्ट टाइम amended on 4 मई 1974। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इससे एक बात का अंदाज़ा होता है कि एक ही साल में दो अमेंडमेंट हुए। फर्स्ट अमेंडमेंट और सेकंड अमेंडमेंट दोनों जो है ये एक साल बाद हुए, अगली साल हुए। इसके नाफिज होने के अगली साल ये दोनों अमेंडमेंट हुए। तो ये आपने इस तरह से याद रखने हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 44 में ये पूछ रहे, ऑथ फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ प्रोवाइडेड इन शेड्यूल। जब भी प्रेसिडेंट जो है हलफ लेता है अपने ऑफिस के लिए, अपना ओहदा संभालने के लिए, तो ये किस शेड्यूल में इसका जिक्र है? तो इसका जिक्र जो है ये 3rd शेड्यूल में है। दोस्तों इस वीडियो के आखिर में मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो, शॉर्ट सी वीडियो मैं इस पर भी अपलोड करूँ कि 1973 का आइन कितने आर्टिकल्स पे हैं, कितने चैप्टर हैं और कितने शेड्यूल्स हैं इसमें, और बाय नेम्स इसका होंगे कि फ़र्स्ट शेड्यूल का नाम, दूसरे का नाम और इस तरह चैप्टर्स का नाम क्या है। आपको शॉर्टली बताता जाऊँ कि 280 आर्टिकल पे मुश्तमिल है, इसी तरह 12 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है और 7 शेड्यूल्स पे मुश्तमिल है। तो ये प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है इसका ऑथ लेना, ये सारा कुछ जो है ये 3rd शेड्यूल में मौजूद है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहे, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज कंसिस्टिंग ऑफ। इसका पहला शेड्यूल कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल है? 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन नंबर 46 में ये पूछ रहे, देश कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। अच्छा, ये इसमें पूछ रहे कि जब खुदा न खास्ता जंग की हालत हो या मुल्क पे बुरे हालात की हालत हो तो आर्टिकल 232 के तहत कौन ज़िम्मेदार होता है कि वो इमरजेंसी नाफिज करे? तो प्रेसिडेंट साहब इसका ऐलान करते हैं, इमरजेंसी नाफिज करते हैं। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 47 में ये पूछ रहे, फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड ऑफ टाइम शैल बी रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू देश कैलेंडर। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो पीरियड है, इसमें जो साल होते हैं या जो कुछ भी इसमें होता है, ये किस कैलेंडर के थ्रू सर अंजाम दिया जाता है? तो ये जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ग्रेगोरियन साइंटिस्ट का नाम था, ये उसने सब कुछ किया था, तो इसलिए अपना नाम से ही इस कैलेंडर को याद किया जाता है, इसके कैलेंडर को। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो है ये सारा कुछ रिकॉर्ड हम रखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 48 में ये पूछ रहे कि उर्दू, ये क्वेश्चन इससे पहले भी गुजर चुका है, उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 251 में इसका जिक्र है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 49 में ये पूछ रहे हैं कि मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो कि जो एज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा हो, मिलिट्री के तौर पे काम कर रहा हो, तो इस पे पाबंदी है। मुल्क में पुलिस है, मुल्क में फ़ौज पाकिस्तान है, इस तरह और इदारे हैं जो मुल्क की दिफा के लिए मौजूद हैं, अवाम की सहूलियत के लिए मौजूद हैं। तो इसके अलावा किसी और इस तरह की तंजीम साजी करना कि जो आइन के ख़िलाफ़ हो, इस पर पाबंदी है। और ये सारा कुछ किस आर्टिकल के तहत है? ये आर्टिकल 256 के तहत है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 50 में ये पूछ रहे, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब की पी, इस तरह सिंध, बलूचिस्तान, तो ये किस आर्टिकल के तहत कंस्टिट्यूट हुए, बनाए गए हैं या डील होते हैं? ये आर्टिकल 42। ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 51 में ये पूछ रहे, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल है कि जो इनमें तरमीम होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, इसको डील करते हैं? तो आर्टिकल 238। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को डील करता है। क्वेश्चन नंबर 52 में ये पूछ रहे, द इस्लामिक काउंसिल शेल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम डैश नंबर। इस्लामिक काउंसिल जो है ये 8 मेंबर पे मुश्तमिल है। मज़ीद आप ख़ुद इसका ख़ुद इसकी रीडिंग करें कि इस्लामिक काउंसिल क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। 8 मेंबर्स पे मुश्तमिल होता है। ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 53 में ये पूछ रहे, अंडर आर्टिकल 226 ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर शेल बी। अच्छा, ये जितनी भी इलेक्शंस हैं सिवाय प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन और चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन के, ये सेक्रेट बैलेट से होते हैं।
ये क्वेश्चन भी रिपीट है, बार बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 54 में ये पूछ रहे आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद दी 218 आर्टिकल जो है ये किस चीज़ के साथ डील करता है, तो ये इलेक्शन कमीशन के साथ डील करता है, ये इलेक्शन कमीशन के लिए है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहा है पर्सन अपॉइंटेड एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। कोई भी इलेक्शन कमिश्नर हो ये 5 साल के लिए अपना अहदा संभाल सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहे हु मे बी अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया जा सकता है, तो कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज हो उसको तैनात किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 57 में ये पूछ रहे हैं आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो 212 ये इसके 200 आर्टिकल 212 के तहत कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स जो है ये चलाए जाते हैं, अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये भी याद रखिए कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल में क्या फ़र्क होता है। कोर्ट्स हर मसले आप हर मसला उसमें ले जा सकते हैं, आप हर केस उसमें लड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ का कोई भी मसला हो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल किसी ख़ास मसले के लिए होते हैं, इस तरह के इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो गया तो अब ये सिर्फ इलेक्शन के लिए है। अब आप घरेलू मसाइल या लड़ाई झगड़े या ज़मीनी तनाज़े या लेन देन कारोबारी तिजारत वगैरह के मसाइल ये आप ट्रिब्यूनल में नहीं लेके जा सकते। ये ट्रिब्यूनल इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो गया तो ये सिर्फ इलेक्शन के मसाइल के लिए, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मसला हो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। इसी तरह एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल हो गया, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल से आप रब्ता कर सकते हैं। अब आप अगर मसला हस्बैंड और वाइफ के बीच तलाक का और आप इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल जा रहे होते हैं कि जी ये मसला है हमारा मार के दे, तो इसका इससे क्या लेना देना, ये आप कोर्ट जाएंगे, इसके लिए अपना कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट होता है या जो भी हो, अब आप कंफर्म कर ले पता कर ले। लेकिन इन दोनों में फ़र्क जो है वो ये है कि कोर्ट आम मसाइल के लिए होता है, मसाइल के लिए, जबकि ट्रिब्यूनल किसी ख़ास मसले के हल के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा जी, और ये दोनों किस आर्टिकल के तहत डील होते हैं, तो 212 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 में ये पूछ रहे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 209। अच्छा, एक MCQ यहाँ से क्लियर हो गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये आर्टिकल 209 के तहत फॉर्म्ड होते हैं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब ये बनता है तो कितने मेंबर पर मुश्तमिल होता है, ये 5 मेंबर पर मुश्तमिल होता है। एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, हाज़िर चीफ जस्टिस वो होता है, और 2 जजेस जो हैं सीनियर तरीन जजेस हाई कोर्ट्स के, और 2 जजेस सीनियर तरीन जो सुप्रीम कोर्ट के हो, ये 5 मेंबर पे मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, ये बनाया किस लिए जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर किसी भी कोर्ट में कोई जज सही परफॉर्म ना कर रहा हो, अपनी ड्यूटी नहीं सर अंजाम दे रहा हो, या कुछ और गलतियाँ हों उसमें किसी जज में, तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसकी इंक्वायरी करती है। फिर प्रेसिडेंट साहब को जो है ये बाकायदा ख़त में लिखते हैं कि फ़ला जज या फ़ला साहिब जो है काम नहीं कर रहे आइन के दायरे में रहते हुए, या ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते, या इस काबिल ही नहीं है, इसको आप निकाल दे या बर्खास्त कर दे, तो फिर प्रेसिडेंट इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेता है। तो ये इसलिए बनाए जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 59 में ये पूछ रहे हैं आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, आर्टिकल 203 जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोविजनल पावर प्रोवाइड करता है टू फेडरल शरीयत कोर्ट। शरीयत कोर्ट होता है ये इसको पावर प्रोवाइड करता है, रिविजनल पावर प्रोवाइड करता है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 60 में ये पूछ रहे हैं आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट्स किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत बनाए जाते हैं, किस आर्टिकल के तहत चलाए जाते हैं, तो ये 192 है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 61 में ये पूछ रहे इफ़ अ जज इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हिज मैटर विल बी प्रोसीड बाय, ये इससे पहले के MCQs में हम कह चुके हैं कि कोई भी जज अगर हो उस वो गलती साबित हो या मिसकंडक्ट हो, अपना अहदा चला नहीं सकते हो, काबिलियत ना उसमें, तो ये किसके थ्रू डील होता है, तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू डील होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 62 में ये पूछ रहे आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील विद द कंटेम्प्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, दोनों की तौहीन अगर आप करें तो ये इस आर्टिकल के तहत डील होंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 63 में ये पूछ रहे हैं आर्टिकल 203D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद दी 203 में डी जो है ये किस आर्टिकल, ये आर्टिकल किस चीज़ के साथ डील करता है, तो ये आर्टिकल पावर जुरिसडिक्शन फंक्शंस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट, शरीयत कोर्ट के जितने भी हदूद हैं कि किस किस हद में ये रह के काम कर सकते हैं, इनके किस किस मसले के लिए ये होता है, इसके फंक्शंस क्या होंगे, पावर्स इनके पास कितने होंगे, तो ये सारा कुछ आर्टिकल 203 के तहत डील होता है, शरीयत कोर्ट्स डील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में ये पूछ रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट होल्ड ऑफिस फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स,
3 साल के लिए ये अपना ओहदा संभाल सकते हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस हो ये 3 साल के लिए मुंतखब होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछ रहे फेडरल शरीयत कोर्ट शिल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 8 मुस्लिम जज। शरीयत गवर्नमेंट तो जाहिर सी बात है मुस्लिम ही होंगे, गैर मुस्लिमों को तो नहीं बिठा सकते। अब यहाँ पे जो है ये 8 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। फेडरल शरीयत कोर्ट जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 मेंबर पे मुश्तमिल होना चाहिए और सब के सब मुसलमान होने चाहिए। अच्छा जी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 67 में पूछ रही कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की जो जुरिसडिक्शंस होती है, हदूद होती है जिनके अंदर वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसको क्या किया जाता है, कैन नॉट बी इन्वोक्ड, इनसे आप हिसाब नहीं ले सकते। या ये क्वेश्चन आप खुद कंफर्म भी कर ले कि कैन नॉट बी वोक्ड ये टर्मिनोलॉजी सेंस में यूज़ होता है कि क्या है, ये किससे पूछ लें। लेकिन कैन नॉट बी इन्वोक्ड का मतलब तो ये है आप इनसे हिसाब नहीं ले सकते। व्हेन एडिक्वेट रेमेडी इज़ अवेलेबल, जब कोई मौजू रीज़न मौजूद या अवेलेबल ना हो जी। तो इसमें कैन नॉट बी इन्वोक्ड है या आप खुद भी खैर कंफर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ जाने जाते हैं। हाई कोर्ट्स मे टेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन विद इन टेरिटरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट होल्डिंग और परपोर्टिंग टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसमें ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जो किसी भी बंदे को रिक्वायर कर सकती हैं कि जो ऑफ़िस चला रहा हो उसके साथ एक ऑफ़िस हो और वो उससे पूछे कि आप किस कानून के तहत ये ऑफ़िस चला रहे हैं, आपको किसने ये इख्तियारात दिए हैं और आप किस लॉ के तहत ये सब कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस बंदे के ख़िलाफ़ जो वारंट जारी की जाती है इस वारंट को क्या कहते हैं या इस रिट को क्या कहते हैं, तो इस रिट को क्यू वारंटो कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 69 में पूछ रहे आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील विद द पावर ऑफ रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी भी रूल्स रेगुलेशंस लॉस पे नज़रसानी करें, चाहे वो उनके अपने बनाए हुए हो या फिर पार्लियामेंट के बनाए हुए हों। और ये पावर उनको किस आर्टिकल के तहत दी गई है, तो ये आर्टिकल 188 के तहत इनको दी गई है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 में ये पूछ रहे आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 डील विद द अपीलेंट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की हदूद की तयन कौन सा आर्टिकल करता है, तो ये 185 और आर्टिकल 185 जो है सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शंस डिटेल से वाज़ेह करता है। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछ रहे आर्टिकल 182 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडहॉक जजेस, ये एडहॉक जजेस जितने भी इनको चाहिए होते सुप्रीम कोर्ट को, तो ये इस आर्टिकल के थ्रू हायर कर सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 72 में पूछ रहे हैं कि बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शिल टेक ऑन। चीफ जस्टिस जो हैं ये किससे हलफ लेते हैं, तो चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट साहब से हलफ लेते हैं। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछ रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शिल बी अपॉइंटेड बाय, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शिल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं। चले जी दोबारा हो गया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछ रहे आर्टिकल डैश डिक्लेयर फेडरल गवर्नमेंट ऑनर ऑफ ऑल इंड। इसमें ये पूछ रहे हैं कि मुल्क के अंदर कोई भी ऐसी अराजी हो, ज़मीन हो या कोई ऐसी चीज़ हो कि जो मुनाफा बख्श हो और उसका ऑनर ना हो, या ऐसे भी हो सकता है कि पाकिस्तान की हदूद से बाहर कोई चीज़ ऐसी हो कि जहाँ तक मुल्क की अप्रोच है उसका कोई ऑनर नहीं है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में, पाकिस्तान की हदूद में जितना पानी है, समंदर है, उससे बाहर की चीज़ें अगर मुल्क ले आए तो उस पर फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल वफाक का ही जो है कब्ज़ा होता है, या इसको आप यूँ समझ लीजिए कि ये वफाक का हक़ होता है और वफाक पे इनको बराबर तकसीम करते हैं सूबों के बीच हैं। तो इस पर सिर्फ वफाक का ही हक़ है और ये हक़ आइन के किस आर्टिकल ने उनको दिया है, ये 172 आर्टिकल 172 ने इस चीज़ का हक़ उनको दिया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका क्वेश्चन 75 में पूछ रहे द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये भी इकोनॉमिक नेशनल एक ये काउंसिल है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इकोनॉमी के लिए बनाए जाते हैं। शिल कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर, शिल कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है ये 12 मेंबर पर मुश्तमिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछ रहे थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये भी काउंसिल है। कॉमन इंटरेस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर 7 मेंबर। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है ये एक काउंसिल होता है जो कि बनाते हैं वज़ीर आज़म साहब के कहने पे ये बनाया जाता है ताकि वफाक और सूबों के बीच जो शेयरिंग होती हैं, चाहे वो शेयरिंग रिसोर्सेज की हो या फिर अंडरस्टैंडिंग की हो, जो भी शेयरिंग वफाक और सूबों के बीच होती है वो इंसाफ के दायरे में हो और
इसको बखूबी सरअंजाम दिया जा सके, तो ये काउंसिल उसके लिए बनाया जा सकता है। तो इसीलिए इसको नाम दिया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ताकि सबके मफाद में हो। तो ये काउंसिल जो है 7 से ज़्यादा मेंबर पे मुश्तमिल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 में ये पूछ रहे आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 empowers फेडरेशन टू एक्वायर लैंड फॉर फेडरल पर्पसेस। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है ये एम्पावर करती है फेडरेशन को, ताकि वो ज़मीन हासिल करे फेडरल पर्पस के लिए, कौमी मफाद के लिए, कौमी मसाइल के हल के लिए, चाहे किसी भी सूबे में हो ज़मीन हासिल करे। तो ये हक आर्टिकल 152 ने इन्हें दिया है कि फेडरेशन जो है ज़मीन हासिल कर सकती है। फिर वो उनकी मर्ज़ी है कि जिस तरह उसको डील करें। अगर इसी मालिक की हो तो शायद हो सकता है उनको पैसे दे, या लेकिन ये सारा कुछ इसके थ्रू डील होता है 152। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछ रहे आर्टिकल डैश टू डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो 1 से 41 से लेकर 144 तक के जो आर्टिकल्स हैं ये लेजिस्लेशन पावर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आप ये देख लें लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप मज़ीद खुद पढ़ लें, या आर्टिकल 141 से लेकर 144 तक आप रीड कर लें आइन के। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 79 में ये पूछ रहे टू बिकम एडवोकेट जनरल ऑफ अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड। अगर आपने एडवोकेट जनरल बनना हो तो बंदा कितना क्वालिफाई होना चाहिए? तो कम अज़ कम वो हाई कोर्ट का एक जज हो,